Hello dear students, this is Renu ma'am. Welcome to this video. And in this video we will study about few questions of chapter number 8 of your NCERT book. Okay, chapter is gravitation. ठीक है, अभी करना क्या वो देखिए बेटा जी, ग्रेविटेशन के जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बेसिक क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन. ठीक है, तो सबसे पहले चीज आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ग्रेविटेशन. बेटा ग्रेविटेशन इज बेसिकली डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद व्हिच अर्थ अट्रैक्ट और एनी अदर प्लैनेट अट्रैक्ट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर. यानी कि मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको छोड़ा तो ये हमारे पास में नीचे की तरफ गिर रहा है. इट इज फॉलोइंग दिस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर फोर्स नहीं होती तो क्या मैं छोड़ने पर गिरता नहीं, फिर तो ये उठता रहता. ठीक है, अभी क्या करना वो देखेंगे फटाफट बेटे जी. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको पता होना चाहिए. एज पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी कैन से दैट the gravitational force of attraction between two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Fine. F proportional m1 m2 F proportional 1 by r square. दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F proportional m1 m2 by r square. यानी कि हमारे पास आ जाता है ये, है ना, आपको पता है ये आएगा. Then बेटे जी F is equal to G m1 m2 by r square. Okay? तो ये हमारे पास में क्या है, दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का रिजल्ट है कि भाई फॉर्मूला जो फोर्स का फॉर्मूला है. एंड मेक श्योर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, कभी भी रिपल्सिव नहीं होती. वीकेस्ट फोर्स इन नेचर इज ग्रेविटेशनल फोर्स, हमेशा अट्रैक्टिव होती है ग्रेविटेशनल फोर्स. फाइन. नाउ बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन जो है वो देखते हैं फटाफट, जल्दी से आते हैं पहले क्वेश्चन पे. तो बेसिक था, मतलब फर्स्ट थिंग जब भी आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपसे पूछा ही जाता है, मतलब ये क्वेश्चन आता ही आता है. मास को चेंज किया तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिस्टेंस को चेंज करेंगे दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का तब क्या फर्क पड़ेगा, तो आपसे पूछते ही हैं इसके रिगार्डिंग. ठीक है, तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट. नाउ बेटा जी हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज अर्थ अट्रैक्ट एप्पल फ्रॉम द ट्री एंड इट फॉल्स ऑन इट. बेटा अर्थ ने क्या किया, अर्थ में एप्पल जो है हमारे पास में, ठीक है, एप्पल है और एप्पल जो है बेटा वो नीचे की तरफ, ये तो लगा रह देते हैं थोड़ा सा एप्पल तो, हाँ, तो अर्थ जो है अट्रैक्ट कर रही है एप्पल को, एप्पल जो है इट्स फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ. तो एप्पल अर्थ की तरफ गिर रहा है और अर्थ जो है वो ऊपर की तरफ नहीं जाती ना, पक्का नहीं जाती, बिल्कुल ठीक. ठीक है, तो एप्पल तो फॉल कर रहा है टुवर्ड्स अर्थ, एप्पल इज जस्ट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड बट अर्थ इज नॉट मूविंग आउटवर्ड. ठीक है, सो सिंपल सा यहाँ पे ये है बेटा, एज पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ of motion, बेटा F is equal to ma, force is equal to mass into acceleration. Okay, we are aware that as per Newton's third law of motion, to every action there always exists an equal and opposite reaction force. अगर मेरे पास में दो बॉडी हैं और एक बॉडी दूसरे पे एक्शन फोर्स लगा रही है तो दूसरी बॉडी फर्स्ट पे क्या लगाएगी बेटा जी, रिएक्शन फोर्स लगाएगी. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपसे क्या कहता है, टू एवरी एक्शन फोर्स देयर ऑलवेज एग्जिस्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स. तो जिस फोर्स से अर्थ किसको खींच रही है, एप्पल को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, वही सेम फोर्स जो है वो अर्थ पे भी अप्लाई होता है. तो अर्थ भी आपके पास में इसकी तरफ जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन फोर्स तो मैग्नीट्यूड बहुत हाई बेटे. क्यों, क्योंकि एफ कितना होता है, जी मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ एप्पल अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर, है ना. तो फोर्स का वैल्यू तो अच्छा खासा है बट स्टिल अर्थ ऊपर नहीं जा रही. क्यों नहीं जा रही है, एज पर न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. दैट मींस बेटा और F जो है वो दोनों केस में सेम है, चाहे एप्पल अर्थ पे फोर्स लगा रहा है चाहे अर्थ एप्पल पे लगा रही है, दोनों केस में F की वैल्यू क्या है बेटा, दिस वन Gm/r². दैट मींस A इज इक्वल टू F बाय m. ये हो गया हमारे पास में, यानी कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. एप्पल का मास कम है, ग्राम्स में होगा, 100 ग्राम 200 ग्राम 150 ग्राम ग्राम में है बेटा. तो एप्पल का मास जो है वो कम है, तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि फोर्स तो दोनों में सेम ही लग रही है ना, दोनों ऑब्जेक्ट अर्थ एंड एप्पल दोनों के बीच में फोर्स तो सेम लग रही है बेटा जी. दैट मींस इफ m is less acceleration will be more. When we talk about अर्थ, तो अर्थ का जो मास है बच्चे, ठीक है, अर्थ का जो मास है उसके लिए अगर एक्सेलरेशन ले बच्चे तो हम मास ऑफ अर्थ बेटा हाउ मच, मास ऑफ अर्थ इज कितना होता है, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg. इट्स अ ह्यूज वैल्यू and it's very huge value, large value. That means acceleration of earth, not mass, acceleration of earth
is very small because mass is large. Okay, just because of this reason we will say that acceleration of earth is very less than acceleration of the apple. Okay, and so we will see that apple is falling towards earth and the earth will not move towards apple. क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटे जी. ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए that फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास है. फोर्स जो दोनों के बीच की फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच की फोर्स है जो कि सेम अमाउंट है. ठीक है, कांस्टेंट है दोनों, चाहे एप्पल अर्थ पे लगा है चाहे अर्थ एप्पल पे, वो सेम फोर्स है हमारे पास F. दैट मींस A प्रोपोर्शनल टू 1/m. जिसका मास ज्यादा होगा एक्सेलरेशन कम होगा, जिसका मास कम होगा एक्सेलरेशन ज्यादा होगा. तो एप्पल का मास less है, mass of apple is less, that's why we will say that acceleration of apple is more. Fine, समझ में आ गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा जी. Now in question number 2 beta, is uniform circular motion taking place at a constant speed or constant velocity? बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है हमारे पास में, ध्यान से देखेंगे. इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बॉडी और द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड. क्यों हमने स्पीड क्यों बोला मैंने बेटा? सपोज इट्स द रेडियस. ठीक है बेटा, तो हियर इन दिस in uniform circular motion, radius remains same. In uniform circular motion, the object revolves around the circular path with constant speed. अगर आपने सिंपल लिखा that object revolves around the circular path और object is having circular motion, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे. फिर मुझसे मत कहना. सिंपल सा लॉजिक है बच्चे हमारे पास में. ऑब्जेक्ट मूव्स along the circular path with constant speed. constant speed अगर आपने नहीं लिखा तो हमें आपको देंगे 0. ओके, सो ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड. दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. पूछा क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो कांस्टेंट स्पीड पे होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी पे. बेटा वेलोसिटी नहीं होती यहाँ पे कांस्टेंट. क्यों नहीं होती है? बिकॉज बेटा वेलोसिटी होती है हमारे पास में स्पीड प्लस डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी होती है, लेकिन वेलोसिटी स्पीड प्लस डायरेक्शन भी होती है बेटा जी. As velocity is equal to speed plus direction, that simply means that if the magnitude of the speed remains same, remains constant, in that case direction will affect the value of the velocity. So how we will do it? As each and every point tangent लो, फिर tangent, तो बेटा हर point पे आपके पास में at each and every point we will see that direction of the person or direction of the object changes at each and every point. अगर आप इसको छोटे से देखो, सपोज करो मैंने यहाँ पे हेक्सागन बनाया बेटी फॉर एग्जांपल, फिर मैंने यहाँ पे ऑक्टागन बनाया. ठीक है, तो यू विल सी इस तरीके से करते करते हम किस पे चलेंगे? सर्कल पे. तो क्या होगा? हर पॉइंट पे आपके पास में ईच एंड एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस. डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट मींस वेलोसिटी विल चेंज. तो बेटा कांस्टेंट स्पीड होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होती यहाँ पे. इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगी, कांस्टेंट स्पीड होगा. रिमेंबर? ठीक है, ध्यान रखना, मुझे भूलना नहीं है इसको किसी भी तरीके से. ओके, तो क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज सेड टू बी एन एक्सीलरेटेड मोशन. इसी वजह से हम इसको एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं. क्यों? क्योंकि एट ईच एंड एवरी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस. क्लियर? चलिए बेटा आगे चलते हैं. Now, a stone and a feather are thrown from a tower. Both the objects should reach the ground at same time, but it does not. मैंने ही आपको बताया था कि आपके पास में जो टाइम है, अगर तो सेम हाइट से दो ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं और तो वैक्यूम में छोड़ते हैं, ये आप ना अगर सेम हाइट से दो ऑब्जेक्ट्स को आप वैक्यूम में छोड़ते हैं बेटा जी, देन यू विल सी कि दोनों सेम टाइम में ग्राउंड पर रीच करेंगे. चाहे एक का मास 100 ग्राम हो, चाहे 2 ग्राम हो, दूसरे का मास बेशक 100 kg हो, डजंट मैटर. वैक्यूम की बात हो रही है बेटा जी, इन वैक्यूम ओनली. ठीक है, बिकॉज देयर इज नो मीडियम प्रेजेंट, देयर इज नथिंग प्रेजेंट देयर इन वैक्यूम. है ना, वैक्यूम मींस एम्प्टी स्पेस, तो नथिंग इज प्रेजेंट देयर. तो चाहे आपका
10 ग्राम हो, 2 ग्राम हो, चाहे 100 kg हो, दोनों को सेम हाइट से अगर आप छोड़ रहे हो तो सेम हाइट से नीचे आने में सेम टाइम लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है स्टोन एंड फेदर थ्रोन फ्रॉम अ टावर, बोथ द ऑब्जेक्ट शुड रीच द ग्राउंड एट सेम टाइम। दोनों को सेम टाइम में पहुंचना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था, लेकिन तो वैक्यूम की बात है ना। अब यहाँ पे इट डज नॉट, नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं करते? सिंपल सा बच्चे, क्योंकि आपके पास में स्टोन जो है इट इज सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड बॉडी, ठीक है, जबकि जो फेदर है आपके पास में बेटा, जो फेदर है हमारे पास में, ठीक है, फेदर के अंदर बेटा वी आर हैविंग एन अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है, जो आपके पास में क्या है, जो कंट्रीब्यूशन कर रही है, किसका कंट्रीब्यूशन कर रही है, मोशन में कंट्रीब्यूट कर रही है। कैसे कर रही है वो देखो बच्चे, अपवर्ड फोर्स, एंड दैट हियर इज बायएंड फोर्स। तो बेटा बायएंड फोर्स क्या होता है? बायएंड फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। अब बोलो फ्लूइड कहाँ से आ गया यहाँ पे? बायएंड फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ फ्लूइड and it always acts in vertically upward direction। तो बेटा एयर जो है, वर्ड्स होते हैं ना एयर डिस्टेंस, तो वो जो ऊपर से नीचे कर रही है, तो यहाँ पे एयर डिस्टेंस क्या होगा? नेग्लिजिबल। यहाँ पे स्टोन के केस में एयर डिस्टेंस हो गया नेग्लिजिबल, ठीक है। जबकि जब हम बात करते हैं आपके पास में फेदर के केस की, तो फेदर में बायएंड फोर्स इज मोर, क्योंकि बायएंड फोर्स इज मोर इन केस ऑफ फेदर। ओके, सो stone will reach on the ground in no time, मतलब in very short span of time, but while this feather will take more time as compared to the stone। जबकि मैं इन दोनों को ही, feather और stone दोनों को ही अगर मैं वैक्यूम में छोड़ती तो सेम टाइम में रीच करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को वैक्यूम वाला भी पोर्शन कर देते हैं। यहाँ तो मैंने बता दिया आपको बायएंड फोर्स, और बायएंड फोर्स बेटा फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट when in vertically upward direction when object is immersed in a fluid। अब fluid यहाँ पे क्या है बेटा? fluid anything that can flow is known to be fluid, ठीक है। fluidity मतलब property of the fluid due to which it can flow is fluidity, ठीक है। अभी आपके पास में fluid मतलब liquid and gases, तो air is a mixture of gases, तो आपके पास में छोड़ रहे हो उस केस में यहाँ पे आसपास क्या है? यहाँ पे आसपास हमारे पास में air है, air is a fluid, ठीक है। तो gases and liquids both comes under the category of fluids। ओके, नाउ बेटा जी व्हाट विल वी डू फर्दर? देखिए फटाफट, अगर मैं इसी सेम क्वेश्चन को करूं आपके पास में वैक्यूम के केस के लिए करते हैं, ठीक है। 100 kg ले लिया और ये 100 ग्राम, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट ए एंड बी, और मैंने आपसे कहा कि भाई एक हमारा 100 kg, दूसरा हमारा 100 ग्राम है। सो इन दैट केस इन वैक्यूम whether these two will reach at ground at the same time, yes they will। फेदर है वो बहुत लाइट वेटेड है, ग्राम्स में वेटेड है उसका, ठीक है। जब मैंने 100 ग्राम ली, आप 1 ग्राम भी ले लो, इस ऑब्जेक्ट को 1 ग्राम भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, कितना भी मिनिमम से मिनिमम ले लो, कोई इशू नहीं बेटा जी। तो बोथ विल रीच एट द ग्राउंड एट द सेम टाइम। सिंपल सा लॉजिक है बच्चे, वैक्यूम है यहाँ पे, ठीक है, वैक्यूम है। अब बोलो मास तो उसका कम है, इसका ज्यादा है, मास पर डिपेंड ही नहीं करता। कैसे डिपेंड नहीं करता? देखो जरा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बेटे कहाँ से आया? ये आ गया हमारे पास second equation of motion। okay, as second equation of motion, s is equal to ut plus half at square। अब बेटा s क्या मेरे पास हाइट, ऊपर से छोड़ रहे हैं, u कितना हो गया 0, तो 0 into t plus half a is g, तो h is equal to half g t square। 2h is equal to gt square, तो बेटा यहाँ से आ गया t square is equal to 2h upon g, तो t आ गया अंडर रूट 2h अपॉन g। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच टू द ग्राउंड। तो 2h अपॉन g क्या है मास पे डिपेंड करता है? नहीं करता। ओके, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट नेवर डिपेंड्स अपॉन मास, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन हाइट फ्रॉम व्हिच इट इज फॉलिंग एंड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फाइन, तो बेटा 2h upon g, root of 2h upon g is the expression for the time period, time taken not time period, actually waves करा रही हूँ ना, तो t is equal to 2h upon g, ये है हमारे पास में। तो ये हमारे पास h पे डिपेंड करता है, g पे डिपेंड करता है, ये आपके पास में बेटा जी किसी भी सर्कमस्टेंस में मास पे डिपेंड करता ही नहीं है। जब मास पे डिपेंड ही नहीं करता, ऑब्वियसली टाइम क्या लगेगा इसमें? सेम टाइम, यानी कि दोनों के दोनों चाहे 1 ग्राम हो, चाहे केजी, चाहे 1000 केजी, चाहे टन्स में हो, दोनों के दोनों वैक्यूम के अंदर सेम टाइम पे ही ग्राउंड पे रीच करेंगे।
आई विश आपको समझ में आ गया हो। वैक्यूम के केस में सेम टाइम पे रीच करेंगे। अब किसी मीडियम के केस में है तो वहां पे बायंट फोर्स लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली फ्लूइड है तो बायंसी होगी ही होगी, और बायंसी ही वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो वर्टिकल अपर डायरेक्शन में फोर्स क्या करता है, एक्सर्ट करता है किस पे, ऑब्जेक्ट पे। फाइन, नाउ बेटा जी फर्दर फोर्थ नंबर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। बेटा आपको वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून बोला है, ठीक है। दो मेथड है, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और एक इजी है, ठीक है। मैं दोनों बताता हूँ मतलब कैसे कैसे करना है। बेटे जी अगर पूछा जाता है सिंपल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं वो देखो। पहली बात आपको फाइंड आउट करने के लिए बोले, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो पहले वाला पोर्शन सब समझा रही हूँ, जब मैं मून का करूँगी तो आपको बता दूंगी। बेटे जी वी नो दैट यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma होता है। मैंने बताया था पहले भी आपको, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। बट ये व्हेन द ऑब्जेक्ट इज जस्ट फॉलिंग, तो उस केस में यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेसिकली वो ग्रेविटी की वजह से ना, जो ग्रेविटी आपको लग रही है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो ऑब्जेक्ट पे दैट इज इक्वल टू m इनटू g, बिकॉज़ व्हाई, बिकॉज़ a इज इक्वल टू g है ना, एक्सेलरेशन इज जस्ट बिकॉज़ ऑफ द ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वी आर हैविंग, सो F इज इक्वल टू mg इज हियर। F इज इक्वल टू mg है बेटा जी हमारे पास में, and F is equal to gmm by r square. तो m is mass of the object, small m mass of the object, capital M mass of the earth, r is the radius of the earth, and g is universal gravitational constant. So बेटा जी equate 1 and 2, ये भी आपके पास में जो weight है F is equal to mg, weight भी तो ये होता है, these two are equal, ठीक है। तो that means equate 1 and 2, equate 1 and 2, mg is equal to m by r square. This m and m will get cancel out, तो बेटा g आ जाएगा मेरे पास में gm upon r square। या दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल, किसी भी प्लैनेट पे जाओ, कहीं पे जाओ, g is equal to कैपिटल G मास अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ये मास किसका है, उस हेवनली बॉडी का जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और r उसका रेडियस है क्या। अभी क्या करते हैं वो देखो, अगर मैं कहूँ आपसे मुझे अर्थ का निकालना है, if I have to find out the value for earth, तो उस केस में क्या करेंगे बेटा जी, for earth substitute the values, small g is equal to, बेटा कैपिटल G कितना है हमारे पास, it is 6.67 into 10 to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ की बात करें बेटा जी, 6 into 10 to power 24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ की बात करेंगे बेटा जी तो 6400 किलोमीटर और 6.4 into 6 मीटर इसका स्क्वायर। सब कुछ मैंने एमकेएस में लिया है, मीटर किलोग्राम सेकंड में, कुछ और नहीं करना कि किसी को केजी में लिया है, किसी को मीटर की सेंटीमीटर ले लिया, कहीं कुछ और, नो, सब कुछ आपने एमकेएस ऐसा यूनिट के टर्म में ही लेना है। नाउ सिंपलीफाई करेंगे बच्चे, 6.67 into 6 into 10 to minus 11 plus 24 अपॉन 6.4 का स्क्वायर into 10 to power 12, 6 plus 6, ओके 12। तो बेटा स्मॉल जी की जो वैल्यू आएगी मेरे पास आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इट इज फॉर अर्थ। नाउ बेटा पूछा गया था वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में मून का मास पुट करना है, मून का रेडियस पुट करना है, और कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास स्मॉल जी की वैल्यू हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हो जाएगी फॉर मून, ठीक है। दूसरे वाला तो होगा सिंपल होगा कि फाइन आपको किया ही किया, इसके बाद आपने m की वैल्यू पुट कर दी, r की वैल्यू पुट कर दी, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी हियर। देन अभी क्या करना है वो देखो, जब मैं आपसे ये कह रही हूँ बेटा जी कि मुझे मून के लिए निकालना है, अब मुझे पूरी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी, 1 मार्क क्वेश्चन है तो इतना लंबा हम क्यों करेंगे, सिंपल सर 2 मार्क्स में तो फिर सोचा जाएगा, 1 मार्क क्वेश्चन में क्या करोगे, स्मॉल जी इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर बोले ड्राइव द एक्सप्रेशन एंड फाइंड आउट द वैल्यू तो पूरा करना ही करना है। अगर सिंपल बोले कि आपको मून की वैल्यू, मून पे स्मॉल जी का वैल्यू कितना होगा, तो उस केस में क्या करेंगे बेटा जी, सिंपल gm इज इक्वल टू 1/6 ऑफ g, ओके, यानी कि आप इसको 9.8/6 कर देंगे बेटा, तो हमारे पास कितना है 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप इसको नॉर्मल फॉर 10 पुट कर दोगे तो ये 1.67 हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 वैल्यू ऑफ
acceleration due to gravity on the surface of earth. Gm is equal to 1/6 of g. ऐसे ही अगर आपसे मैं बोलूँ कि बेटा वेट निकालना है किसी ऑब्जेक्ट का, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस. क्लियर? तो इस तरीके से आप इसे करेंगे. आई विश समझ में आ गया होगा. कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करनी, सीधा आप यहाँ से इतना सॉल्यूशन कर दोगे ना आपको एग्जाम में 1 मार्क्स में, तो मोर देन सफिशिएंट आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है. नाउ लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. व्हाट इज द वेट ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी? बेटा फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ऊपर से नीचे गिर रहे हैं तो हमें कुछ फील ही नहीं होता ना, खुद को जो हम गिर रहे होते हैं. तो वेट ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज ऑलवेज 0. क्यों? क्योंकि जो वेट है बच्चे नेट फोर्स 0 जाता है उसका. ठीक है. अब कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है और ठीक है वो चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, तो उस केस में हमारे पास में जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू g. ठीक है. एक्सेलरेशन जो है वो g के इक्वल हो जाएगा. बेटा वेट जो हम ऐसे करते हैं हमारा नॉर्मल डायरेक्शन होता है. मतलब कि अगर हम वेइंग मशीन पे खड़े हैं, ठीक है, इफ वी आर स्टैंडिंग ऑन द वेइंग मशीन, तो उस केस में जो आपको रीडिंग दिखाई देगी वो कौन सी होगी? वो आपका नॉर्मल, मतलब आप वेट जो आपको मतलब कि परपेंडिकुलर लगता है, आपका वेट नीचे लग रहा है लेकिन वो आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है. तो सिंपल सा केस है, जब आपके पास में a इज इक्वल टू g हो जाएगा तो आपका वेट क्या हो जाएगा बेटा? 0. ठीक है. ये क्लास 11 में आपके पास में in the case that person is standing in a lift, ठीक है, and the wire of the lift or cable of the lift just broke down, then what will be its weight? तो बेटा that is the case of weightlessness. तो weightlessness के केस में हमारे पास में weightlessness के केस में और weight of freely falling body दोनों में क्या होता है? 0 न्यूटन होता है. 0 इसकी वैल्यू है. तो weight of freely falling body is always 0 न्यूटन. आई विश आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो मतलब एटलीस्ट जो आपके फ्रेंड्स को उनकी क्वेश्चंस की नीड है कि हाँ भाई थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, तो आप उनको शेयर कर दीजिएगा. ठीक है. और ठीक है, गो थ्रू करेंगे प्रॉपरली क्वेश्चंस को आंखों से नहीं लर्न करना, टू बी वेरी क्लियर. क्वेश्चंस को हाथ से लर्न करना है बाय हैंड. तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका स्कोर आएगा. ठीक है. बाय बाय.